अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वामिक हसनैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब क्लिनिकल साइंस सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ़ क्लिनिकल साइंस जो हमको एग्जामिनेशन पे मिलती हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम किस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं वो है क्लबिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लबिंग होती क्या है, क्लबिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, क्लबिंग की थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं और इसको हम एग्जामिन किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो क्लबिंग होती क्या है? अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो क्लबिंग का मतलब ये होता है कि हमारे डिस्टल फिंगर का बल्ज हो जाना, हमारे डिस्टल फिंगर का सूज जाना या हमारी डिस्टल फिंगर का फूल जाना। डिस्टल फिंगर क्या होती है? हमारा जो टर्मिनल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, यानी कि हमारा जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट इसको हम कहते हैं, उसके बाद का जितना भी हिस्सा फिंगर में आता है, नेल तक जो हमारे पास हिस्सा आता है वो पूरा डिस्टल फिंगर कहलाता है। और अगर वो स्वेल हो जाए या बल्ज हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लबिंग होना। पूरी फिंगर की स्वेलिंग अगर है तो उसको हम क्लबिंग नहीं कहेंगे। क्लबिंग हमेशा कहलाती है डिस्टल फिंगर की। उसमें हमारा नेल आ जाता है, नेल बेड आ जाता है, पूरा ये फिंगर पल्प आ जाता है। ठीक है, जब बल्जिंग होती है डिस्टल फिंगर की तो जाहिर सी बात है आगे पीछे से भी उसमें एक बल्ज आता है और लेटर से ही बल्ज आता है, तो इसलिए हमारा एपी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ जाता है और लेटर कर्वेचर भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि हिपोक्रेटिक फिंगर या डिजिटल हिपोक्रेटिज्म, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो है इस पर जो कमेंट करा था वो हिपोक्रेट ने करा था, तो इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर ग्रीक लैंग्वेज में इसको प्लेक्ट्रोडेक्टिली कहा जाता है। वॉच ग्लास नील इसको हम कहते हैं और ड्रम स्टिक फिंगर भी कहते हैं। ड्रम स्टिक फिंगर क्यों कहते हैं? उसकी बात आसान वजह ये है जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है। ड्रम स्टिक फिंगर या सिंपल क्लब हम इसको क्यों कहते हैं? जैसे जिससे हम गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ स्टिक जो होती है वो भी इस तरह की होती है कि उसका जो हैंडल होता है वो पीछे से तक पतला होता है और देन उसके बाद जो उसका एंड होता है वो काफ़ी बल्ज होता है। तो और ड्रम स्टिक जो होती है जिससे हम ड्रम प्ले करते हैं, ड्रम का भी ये होता है कि उसका जो हैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब थिन होता है और देन उसका जो एंड होता है वो काफ़ी सर्कुलर या बल्ज होता है, तो इसलिए इसको ड्रम स्टिक फिंगर या क्लब फिंगर कहा जाता है। तो इस पिक्चर के अंदर बहुत कैरेक्टरिस्टिक आपको नज़र आ रही है कि क्लबिंग हुई भी है। सारे फिंगर्स के अंदर क्लबिंग है, थंब के अंदर भी क्लबिंग है। जो डिस्टल पार्ट है यानी जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद का पूरा हिस्सा जो वो बल्ज हुआ हुआ है। लेटरल कर्वेचर भी इंक्रीज़ हो गया है इसका, ये लेटरल कर्वेचर भी इंक्रीज है और डेफिनेटली एपी डायमीटर भी इसका इंक्रीज है जो कि हमें थंब से नज़र आ रहा है। ये दूसरी पिक्चर है हमारे पास, इसके अंदर भी हमको क्लबिंग नज़र आ रही है। ये डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है और उसके बाद जो है ये हमारे पास पूरा जो फिंगर है ये क्लब हुआ हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लबिंग का मैकेनिज़्म क्या होता है और उसकी पैथोलॉजी क्या होती है। तो क्लबिंग से मुताल्लिक जो है वो कई थ्योरीज ऐसी हैं जो मौजूद है, लेकिन कोई भी एक ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे। यानी किसी भी थ्योरी से ये पता नहीं चलता है कि किसी भी डिज़ीज़ के अंदर जो है वो क्लबिंग कैसे हो रही है। यानी कि हर डिज़ीज़ के लिए एक ख़ास थ्योरी है। फॉर एग्जांपल लंग डिजीज़ के लिए थ्योरी अलग है, हार्ट डिजीज़ के लिए थ्योरी अलग है, और यानी कि मुख्तलिफ जो कॉजेज़ होते हैं उसके लिए थ्योरीज अलग हैं, लेकिन कोई एक ऐसी जनरल थ्योरी नहीं है जो सारी डिजीज़ को कवर कर ले। तो हम जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं उसको हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। पहली थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेड है आजकल वो है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर थ्योरी या शंट थ्योरी कहलाती है। इसकी पीछे जो बेसिक है वो कुछ इस तरह की है कि किसी भी लंग डिजीज़ की वजह से अगर सर्कुलेशन ख़राब हो जाए लंग की, तो मेगा कैरियोसाइट जो होते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में नहीं टूटते। एक जो बेसिक इसके पीछे वो ये है कि जो मेगा कैरियोसाइट्स हमारे प्रिकर्सर्स होते हैं, यानी कि वो प्रिकर्सर्स होते हैं जो कि आगे चल के प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट्स पहले ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर और उसके बाद वो फ्रेगमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। तो थ्योरी ये है कि मेगा कैरियोसाइट जो लंग से पास होते हैं यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन से पास होते हैं, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है उनका फ्रेगमेंट्स में और आगे जाके वो प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटीजीएफ थ्योरी या शंट थ्योरी, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई ख़राबी आ जाए तो मेगा कैरियोसाइट्स वहाँ आके ब्रेक डाउन नहीं हो पाते। जब ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाते तो ये ब्लड के अंदर रहते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट्स के नाम से पता चल रहा है कि ये लार्ज सेल्स हैं, लार्ज साइज़ के सेल्स होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन नहीं होते तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये लार्ज साइज़ के मेगा कैरियोसाइट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और जब ये डेफिनेटली ब्रेक डाउन नहीं होते तो हमारे प्लेटलेट्स भी जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अब ये लार्ज साइज़ के जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं और ये वास्कुलेचर के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं।
जब ये सर्कुलेट करते करते हमारी पेरिफेरीज तक पहुंचते हैं, पेरिफेरल वास्कुलेचर में पहुंचते हैं। पूरी बॉडी में सबसे थिन वास्कुलेचर या स्मॉल वास्कुलेचर होता है वो हमारी पेरिफेरीज में होता है, जैसे हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, फीट है और टोज हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मॉल वास्कुलेचर होता है। तो जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आके ये ट्रैप हो जाते हैं। जब ये यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, ज़्यादा देर स्टे करते हैं, तो यहाँ पे रिलीज करते हैं प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स क्या करवाता है, ये हमारे मसल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट के ऊपर एक्ट करता है और उनकी प्रोलिफरेशन यानी उनकी डिवीजन करवाता है और सेल ग्रोथ होने लगती है, यानी कि सेल का जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अननोन मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास कुछ अननोन सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। ये अननोन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है तो इंटरस्टिशियल एडिमा होता है। इंटरस्टिशियल एडिमा मसल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन के साथ मिलके ये क्लबिंग करवा देता है। तो ये एक थ्योरी है जो कि लंग डिजीज से रिलेटेड है, जिसमें प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स का रोल आता है। दूसरी थ्योरी हमारे पास हाइपोक्सिक थ्योरी है जो कि सपोर्ट करती है साइनोटिक हार्ट डिजीजेस को और पल्मोनरी डिजीजेस को। साइनोटिक हार्ट डिजीज और पल्मोनरी डिजीजेस में क्या होता है कि कुछ अननोन लोकल वासोडायलेटर्स रिलीज होते हैं। ये लोकल वासोडायलेटर्स ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो मीडिएटर्स ज़्यादा आते हैं ब्लड में, ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं और स्पेशली वही अगेन कि जो हमारी पेरिफेरीज होते हैं वो वहाँ तक ज़्यादा पहुँचते हैं। जब वो वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद अगेन वो वही प्रोसेस रिपीट होता है कि वो प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल एडिमा होता है, सब कंबाइंड होकर क्लबिंग कॉज कर देते हैं। अब इसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि अनक्लियर हैं, बट बिकॉज इट्स अ थ्योरी, कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो इसीलिए ये इसकी भी लिमिटेशंस हैं। फिर एक थ्योरी आती है न्यूरोजेनिक थ्योरी। न्यूरोजेनिक थ्योरी सपोर्ट करती है लंग ट्यूमर्स को। ये लंग ट्यूमर्स के लिए मेनली होती है, जैसे पेनकोस ट्यूमर्स हो गए या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास हो गए, ये उनको मेनली सपोर्ट करती है। तो ट्यूमर साइट से हमारे पास सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन स्टेम तक थ्रू इंटरकोस्टल नर्व एंड वेगस नर्व, जो दो वेगाई नर्व्स होती हैं उनके थ्रू ब्रेन स्टेम तक जाते हैं। ब्रेन स्टेम देन इफरेंट सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है हमारे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसमें हमारे पास फिंगर्स आ गई और हमारे पास टोज आ गए, यहाँ तक वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। और इन सिग्नल ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती है, वासो डायलिटेशन हो जाती है। जब वासो डायलिटेशन हो जाती है तो अगेन ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो डेफिनेटली मीडिएटर्स ज़्यादा आते हैं और अगेन वही प्रोसेस होता है, सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है और इंटरस्टिशियल एडिमा होता है, जिस वजह से देन क्लबिंग कॉज हो जाती है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ सपोर्ट करती है ट्यूमर साइट, यानी ट्यूमर साइट को, यानी कि लंग ट्यूमर्स को सपोर्ट करती है। फिर एक थ्योरी आती है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी। प्रोस्टाग्लैंडिन कि जो ब्रेकडाउन है उसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, जिसका जो है HPGD जिसको हम कहते हैं। अगर उसकी म्यूटेशन हो जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन की डिग्रेडेशन कम हो जाती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन डिग्रेडेशन कम हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। इसी तरह से किसी भी लंग डिजीज़ की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन डिग्रेडेशन कम हो जाए, वाई, बिकॉज लंग्स जो होते हैं हमारे पास ये वो साइट है जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्लियरेंस होती है। कैसे होती है, अगेन वही जो HPGD एंजाइम हमारे पास, जो ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम हमारे पास मौजूद है, ये लंग में मौजूद होता है। तो लंग से जब ब्लड पास होता है तो ये एंजाइम वहाँ एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन को डिग्रेड कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन को क्लियर कर देता है। लेकिन लंग डिजीज़ की वजह से अगेन पल्मोनरी सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिग्रेडेशन कम हो जाती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है लंग्स के अंदर तो ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है, GI को भी अफेक्ट करता है और बोन्स को भी अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत अनक्लियर है। इसके हवाले से डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन इन डिफरेंट वे भी अगर हम आते हैं तो यही होता है कि इन तीन जो मेन हमारे पास बोन्स हैं, लंग्स हैं, GIT है, इनके ऊपर इफेक्ट होता है और इसीलिए जो है देन आखिर में आपको क्लबिंग कॉज होती है ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म। तो एक थ्योरी है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्योरी। अब हम आते हैं क्लबिंग के टाइप पे। क्लबिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, तो मेनली जो अगर हम बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लबिंग हमारे पास प्राइमरी हो सकती है, जिसमें हमारे पास दो कॉजेज आती हैं प्राइमरी क्लबिंग की। एक आती है इडियोपैथिक और एक आती है कॉन्जेनिटल, यानी कि ये सोलली सिर्फ क्लबिंग होगी, इसमें कोई और डिजीज़ का रोल नहीं होगा। या तो ये इडियोपैथिक कॉज की वजह हो सकती है या फिर ये कॉन्जेनिटल हो सकती है। और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी वो क्लबिंग जो कि किसी डिजीज़ की कॉन्सिक्वेंस में होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, दैन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, GI ट्रैक्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हेपेटिक डिजीज़ हो सकती हैं, एंडोक्राइन डिजीज़ हो सकती हैं और इसके अलावा मिसलिनियस डिजीज़ होती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा डिजीज़ होती हैं जो इन सिस्टम्स के अलावा होती हैं। अब अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें क्लब एरियाज़ को, जो हमारे क्लब टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को इंडेक्स फिंगर में क्लबिंग है, अगर हम उससे सैंपल लें और हिस्टोलॉजिकली उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या मिलेगा।
एक तो ये कि कोलेजन फाइबर जो होंगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, फिब्रोब्लास्ट एक्यूमुलेशन होगी, लिम्फोसाइट एक्यूमुलेशन होगी बट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, ईओसिनोफिल्स की एक्यूमुलेशन होगी। इसके अलावा जो हमारा नेल बेड होता है, यानी वो हिस्सा जहाँ पे हमारे पास नेल क्यूटिकल से यानी हमारी स्किन से मिल रहा होता है, तो वहाँ की जो पेरियोस्टियम होगी वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि वहाँ की जो बोन होती है, बोन कवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और देन ग्रेजुअली कोलेजन फाइबर जो स्कैटर्ड हुए थे वो बहुत ज़्यादा और एक्यूमुलेट होने लगेंगे, मल्टीप्लाई होने लगते हैं, उनका जो फाइबर्स का साइज़ होता है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि जो वास्कुलेचर, जो यहाँ की ब्लड वेसल्स हैं, फिब्रस शीट्स उनको कवर कर लेती है और वास्कुलेचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। कोलेजन फाइबर्स का एबनॉर्मली थिक और डेंस होना और वास्कुलेचर का थिक होना, ये दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा लेट डिजीज़ के अंदर होते हैं, बहुत सिवियर डिजीज़ के अंदर ये आते हैं और इस वक्त क्लबिंग भी बहुत ज़्यादा सिवियर होती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग के ग्रेड्स के बारे में कि क्लबिंग के ग्रेड्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं। कुछ रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि क्लबिंग के 4 ग्रेड्स हैं, कुछ कहती हैं कि 5 ग्रेड्स हैं, कुछ कहती हैं कि ग्रेड्स अलग हैं, फेजेस अलग हैं, कि कुछ ख़ास फेजेस से गुजर के ही ये ग्रेड बनता है। तो मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ग्रेड्स कितने हैं, उसी में मैंने फेजेस को भी कंबाइन करने की कोशिश करी है। तो टोटल 5 ग्रेड्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला ग्रेड हमारे पास होता है ग्रेड 1, वो कब होता है? जब हमारे पास जो नेल बेड है, नेल बेड हमारे पास कौन सा हिस्सा होता है? अब वो हिस्सा जो हमारा डॉर्सम ऑफ द फिंगर पे, जहाँ पे नेल हमारा हमारी स्किन से मिल रहा होता है, यानी कि बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेल जो कि स्किन से मिल रहा है, वो नेल बेड कहलाता है। तो वो हिस्सा जब हम उसको पैल्पेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पंजी होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको पैल्पेट करने का क्या मेथड होता है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रेड 1 में हमको स्पंजीनेस या सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड मिलती है। ग्रेड 2 में हमको जो एक नॉर्मल एंगल बन रहा होता है ना बिटवीन द नेल बेड एंड द नेल फोल्ड, यानी कि नेल का वो लोअर मोस्ट पार्ट जो कि हमारी फिंगर की स्किन से मिल रहा है और फिंगर स्किन का वो पार्ट जो हमारे नेल बेड से मिल रहा है, यानी कि जंक्शन होता है इन दोनों के बीच का, यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल नॉर्मली, जो कि लेस देन 165 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 165 डिग्री से बढ़ जाए तो ये कहलाता है ऑब्लिटरेशन ऑफ द एंगल, और ये हमें ग्रेड 2 के अंदर मिलता है। ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है? स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है ज़्यादा, जिस वजह से फिंगर का हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ता है। ठीक है, यानी आगे और पीछे से फिंगर काफ़ी बढ़ने लगती है, स्वेल होने लगती है साइज़ में। और जो नेल बेड है हमारे पास, उसमें कॉन्वेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारा जो नेल बेड होता है वो एक थोड़ा सा अपर, जो एक हाई आर्च होती है उस तरह का होता है, आर्च शेप होता है। ये कॉन्वेक्सिटी या ये आर्च जो होती है ये मज़ीद बढ़ जाती है ग्रेड 3 में आपके। ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे पास कि जो ओवरलैइंग स्किन होती है ना हमारी डिस्टल फिंगर की, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। और ग्रेड 4 ही वो ग्रेड होता है जहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक शेप मिलती है कि बाकी जो हमारी फिंगर होती है डिस्टल फिंगर से नीचे की, वो नॉर्मल साइज़ की होती है, जबकि डिस्टल फिंगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल होता है। तो ये अब ग्रेड 4 में हमें कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर मिलती है ड्रमस्टिक फिंगर या क्लब फिंगर। तो अगर कोई भी पेशेंट आपको ऐसा नज़र आए जिसकी फिंगर उस तरह की जिस तरह पहले पिक्चर में शो किया गया था, मैंने एक पिक्चर आपको पहले दिखाई थी, अगर उस तरह की आपको नज़र आए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपके पेशेंट को यकीनन ग्रेड 4 की क्लबिंग है, जब इतनी अपेरेंट जो है हमको वो क्लबिंग नज़र आ रही थी। ग्रेड 5 के अंदर ये सबसे ज़्यादा सिवियर क्लबिंग की स्टेज होती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है शाइनी ग्लॉसी नेल एंड स्किन, यानी कि जो नेल है और जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा, ग्लॉसी हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, और उसके अंदर स्ट्राइएशंस यानी कि लाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो हमारे पास दूसरी चीज़ हमको मिलती है कि यहाँ पे डिस्टल फिंगर में हमको पेन और स्वेलिंग मिलेगी। पेन बहुत ज़्यादा होगा मूव करने पे और डिस्टल फेलिंग्स को, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जब हम इसको पेल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब हम एक्सरे करवाएंगे इस जगह का, यानी कि अगर अपनी हैंड का एक्सरे करवाएंगे तो डिस्टल फेलिंग्स का एरिया जहाँ पे क्लबिंग डेवलप हुई होगी, वहाँ पे हमको न्यू बोन फॉर्मेशन मिलेगी पेरियोस्टियम के नीचे। ये सारे फीचर्स मिलके बनाते हैं कंडीशन को जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। अगर ये हमको किसी पल्मोनरी डिजीज़ के साथ मिलेगी, जो नॉर्मली हम ये कॉमनली हमको पल्मोनरी डिजीज़ के साथ ही ये कंडीशन मिलती है, हर डिजीज़ में इतनी कंडीशन पर क्लबिंग नहीं आती, तो उस कंडीशन को देन हम कह देंगे हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। इस कंडीशन को हम आगे बकायदा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।